नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म राह सक्सेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली कड़ी में जो टॉपिक चल रहे थे फंडामेंटल राइट से संबंधित, उन्हीं से संबंधित आगे डीपीएसपी के चैप्टर चल रहा है। उसमें कुछ बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए थे कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, उनका संविधान में शामिल करने का क्या दर्शन रखा गया था, क्या उद्देश्य है, यह हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का है तथा राज्य के नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन में उनके तत्वों को ध्यान रखना जरूरी है और शासन के में मूलभूत माने जाएंगे। आज हम देखते हैं उसी से संबंधित भाग 4 में 36 से 51 तक यह डिस्कस किया गया है नीति निर्देशक तत्व, और उसका पहला आर्टिकल 36 देखते हैं। आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 उसी से संबंधित है, जैसे कि भाग 3 के अनुच्छेद 13 से संबंधित था। जैसे कि अनुच्छेद 13 में राज्य की परिभाषा का डिफाइन किया गया है, हूबहू यहाँ वही डिफाइन किया गया है कि राज्य का तात्पर्य क्या है। जो है अनुच्छेद 13 भाग 3 में जिस तरीके की व्याख्या की गई है राज्य के बारे में, वहाँ हम डिस्कस कर चुके थे आपसे आर्टिकल 13 जब हम फंडामेंटल राइट आपसे डिस्कस कर रहे थे। उसी से रिलेटेड फिर भी यहाँ एक बार चर्चा कर लेते हैं कि राज्य का मतलब कि संसद और भारत की सरकार, यह राज्य के अंतर्गत आते हैं। राज्य विधानमंडल और राज्य की सरकार और लोकल अथॉरिटी, जो लोकल प्राधिकारी होते हैं, लोकल स्थानीय, जैसे एसडीएम, जैसे पुलिस, ये सब भी राज्य की कैटेगरी में आते हैं। कुल मिलाकर कहने का एक शब्द में अगर आप समझ सकते हैं तो वह अथॉरिटी, वह पर्सन जो राज्य से कोई अथॉरिटी गेन करता हो, कोई प्राधिकार गेन करता हो राज्य से, तो उसे राज्य की परिभाषा में रखा जाएगा। यह है राज्य की अंडरटेकिंग, जो भी तत्व हैं वो हुए। अब इसी में आर्टिकल 36 राज्य की, आप याद रखिएगा, राज्य की परिभाषा है। हाँ, पर 36 से 51 तक याद करने का सबसे जो सटीक तरीका रहेगा, हर आर्टिकल का उद्देश्य क्या है, क्या बातें उसमें इंगित की गई हैं और उसको टारगेट करके किस आर्टिकल को क्यों बनाया गया है, एक बार अगर ये दिमाग में रखेंगे तो उद्देश्य अगर याद रहेगा किसी भी आर्टिकल का, तो आप उससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा जो एग्जाम में, उसको आप टैकल डाउन कर पाएंगे। जैसे अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में अगर ऐसे याद करेंगे कि इसमें जो है मूल प्रकृति या किस तरीके की बात की गई है, तो फिर नहीं। इसमें क्या है कि इसकी नेचर की बात किया है। अनुच्छेद 37 यह कह रहा है कि इसका नेचर क्या है, इसका स्वरूप क्या है डीपीएसपी का। हाँ, आपको बताया था कल के लेक्चर में कि डीपीएसपी का स्वरूप गैरवाद योग्य है, अर्थात ये देश के शासन में मूलभूत तो होंगे, लेकिन यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय और वाद योग्य नहीं होंगे। वाद योग्य, जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल की बातें कई बार हम आपसे इस टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस कर चुके हैं कि वाद योग्य मतलब कि उसमें लिखी हुई बातों को अगर कोई उसका वायलेशन करता है, राज्य उसकी प्रतिपूर्ति नहीं करता है, तो आप न्यायालय के द्वारा जाकर उसे मनवा सकते हैं। लेकिन अगर जो गैर वाद योग्य है, तो उसमें लिखी हुई बातें जो भी लिखी गई हैं, जो भी निर्देश दिया गया है, उसकी प्रतिपूर्ति न होने पर आप न्यायालय के द्वारा उसे बाध्यकारी रूप में मनवा नहीं सकते हैं, ना तो राज्य से, ना ही किसी अथॉरिटी से। यह बात हुई जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल, वाद योग्य और गैर वाद योग्य। दो एक बातें इसमें यही आ जाती है। वाद योग्य को कहीं कहीं कहा जाता है प्रवर्तनीय, और कहीं कहीं गैर वाद योग्य को कहा जाता है गैर प्रवर्तनीय। तो यह बातें डिफाइंड हैं इसमें। तो 37 आप याद करते समय, पढ़ते समय बस यही रखिएगा दिमाग में कि 36 में राज्य की परिभाषा है, 37 में डीपीएसपी की नेचर की बात करता है कि उसका स्वरूप क्या है, उसकी जो है जस्टिसेबल है और नॉन जस्टिसेबल है। तो एक टर्म याद रखिएगा, यह गैरवाद योग्य है। इसमें उपस्थित तत्वों को बाध्यकारी रूप से न्यायालय के द्वारा मनवाया नहीं जा सकता है। यह है आर्टिकल 37। अब इसी तरीके अगर आप आर्टिकल 38 में आएंगे, अनुच्छेद 38 में, तो इसको याद करने का एक टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। बस ये दो टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा 38 में कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है ये, और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। सामाजिक लोकतंत्र की बात अगर कहे, सोशल डेमोक्रेसी की बात कहे, तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सभी को
एक मतलब समतामूलक मौका अवसर प्राप्त हो, उसे कहा जाता है सोशल डेमोक्रेसी। इसीलिए यह बात कह रहा है कि इसका आर्टिकल 38 में जो डीपीएसपी का उद्देश्य है वो डिफाइन किया गया है कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। अब यहीं से आप हर आर्टिकल में अपने आप को जोड़ सकेंगे कि जो मूल रूप से डीपीएसपी का उद्देश्य था कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो कैसे कल्याणकारी राज्य भारत है वह हर आर्टिकल में आपको परिलक्षित होता दिखाई देगा। जैसे आर्टिकल 38 में कह रहा है कि उद्देश्य इसका क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना, अर्थात ऐसा समाज जिसमें सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय हो। तीनों आयाम पे समाज के नागरिकों को अगर न्याय व्यवस्थित वह समाज हो तो उसे कहा जाता है सोशल डेमोक्रेसी। फिर अगला इसी बात को हम यहाँ डिफाइन किए हैं कि कह रहा है कि राज्य द्वारा लोक कल्याण में, सोशल वेलफेयर में जो है ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जाएगी या लाई जाएगी जिससे कि राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं, अर्थात जो भी नेशनल लेवल की जो भारत की सभी संस्थाएं हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से प्रेरित हो। यह बात कौन कह रहा है? आर्टिकल 38 का क्लास 1 की यह बात यह कह रहा है। इसी को कहा जाता है सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जो है एक शब्द में अगर आप याद रख सकेंगे तो इसको याद रखिए कि सोशल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना चाहता है आर्टिकल 38। कैसे? क्योंकि राज्य द्वारा कह रहा है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाया जाए या इस राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय पे परिपूर्ण हो। जो है यह सामाजिक सोशल डेमोक्रेसी है। इसी में आर्टिकल 38 के क्लास 2 में बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 2 पॉइंट और इसमें जोड़े गए, उसको भी देख लीजिए। कहीं कहीं जो है एग्जाम में कई बार पूछा है, जो कमीशन का एग्जाम होता है स्टेट कमीशन का, कि 38 में किस संविधान संशोधन के द्वारा क्या बातें जोड़ी गई। तो यहाँ अगर आप देख सकेंगे तो 44वां संविधान संशोधन CAA, कहीं कहीं आप इसका मतलब ये समझिएगा वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं है ये, कि जो अभी बीच में नागरिक सुरक्षा अधिनियम वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो है संविधान संशोधन अधिनियम। जो है शॉर्टकट में इसको हम लोग लिख दिया जाता है कि CAA 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, अर्थात 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 2 बातें इसमें और जोड़ी गई कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, अर्थात समाज में जो इनकम की इनइक्वलिटी है सोसाइटी में उसको कम करने का प्रयास करेगा। कैसे कम करने का प्रयास कर रहा है राज्य, यह हम अगले पॉइंट में देखेंगे। आपको एग्जाम्पल के साथ इस आर्टिकल को, यह एक स्टेटमेंट है, इसको अगर हमें देखना है प्रूफ के तौर पे तो फैक्ट फिर देखना पड़ेगा। अगर ऐसे रखने की बजाय आप देखिए कि अगर इसमें लिखा है कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, एक पॉइंट ये याद रखिएगा आप अभी, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि राज्य कैसे आय की असमानता को कम करने का प्रयास कर रही है सरकार। दूसरा इसमें जोड़ा गया पॉइंट कि प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा राज्य के क्षेत्रों में, व्यक्ति के स्तर पर, विभिन्न क्षेत्रों के स्तर पर और विभिन्न व्यवसाय में लगे समूहों के स्तर पर। इसी को कहा जाता है, यहाँ टोटल इकोनॉमी की बात की गई है, क्योंकि यहाँ आय की बात कर रही है और यहाँ भी कह रहा है कि प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता, इसलिए इसे कहा जाता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। 2 बातें याद रखिए आर्टिकल 38 में कि इसका उद्देश्य है डीपीएसपी का क्या, सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना आर्टिकल 38 का उद्देश्य है। बस 2 शब्दों में इस बातों को याद रखिएगा। फिर अब इन बातों को देखिए, हम आपसे अभी कहें कि 38 की ये सारी बातें जो भी लिखी हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण समाज की स्थापना करना, फिर यहाँ कह रहा है कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। देखिए कहाँ कम करने का प्रयास कर रहा है, आइए देखते हैं कि इन्हीं के एग्जाम्पल में एक पॉइंट हम देखते हैं कि रोजगार से संबंधित क्या चल रहा है। रोजगार से जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से आय की असमानता को कम करने का बराबर प्रयास किया गया सभी सरकारों के द्वारा, चाहे वो जिस पार्टी की भी सरकार हो। मनरेगा आया, महात्मा गांधी नगर रोजगार योजना,
ग्रामीण योजना ये आई, राष्ट्रीय आजीविका मिशन आया, फिर अभी मुद्रा योजना आया, स्टार्टअप योजना, सौभाग्य योजना जो बिजली से संबंधित है, उज्ज्वला योजना आया। उज्ज्वला योजना क्यों आया? क्योंकि यहाँ राज्य कह रहा है कि असमानता, राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। फिर दूसरा दे रहा है प्रतिष्ठा सुविधा, देखिए ये सुविधा की बात हुई ना, यहाँ प्रतिष्ठा एवं सुविधा और अवसर की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अगर सुविधा के हिसाब से देखिए तो पहले जो संपन्न तबका होता था उन्हीं के पास जो है जो सिलेंडर करवाना होता था, गैस का कनेक्शन, वो आसान नहीं रहता था। आज से सन 11-12 के दौर में, 14 से पहले जब डिजिटलीकरण का दौर नहीं आया था, उससे पहले किसी भी चीज़ का गैस का कनेक्शन कराना या ये सब चीज़ें बहुत एक क्लिष्ट चीज़ थी। फिर उसी को संबंधित, इन्हीं आर्टिकल को संबंधित रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ले आया गया उज्ज्वला योजना जो है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना। यह भी आय की असमानता और सुविधा एवं प्रतिष्ठा के अवसर की समानता को कम करने का प्रयास कर रहा है सरकार। इसी के द्वारा हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि राज्य के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके शासन में यह मूलभूत होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर होगा यह जो है। तो इन बातों को ध्यान रखा जाएगा जब भी कोई सरकार अपनी नीति बना रही है या कोई भी विधि निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्हीं से कोरिलेट करिए आप। सुविधा एवं अवसर की समानता, राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास कर रहा है इन सब चीज़ों के द्वारा कि लोगों को दे रहा है। फिर वही पीएम किसान योजना आप यहाँ देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान योजना, यही समझ कर दिया जा रहा है। इसी से कोरिलेट करिए कि जो एक इनकम की इनइक्वालिटी है उसको इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। अभी हाल में ही 17 सितंबर 2023 को एक नई योजना आई थी, पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें कि लगभग 1 लाख तक 10,000 संबंधित लेकर 1 लाख तक की चीज़ें जो हमारे बढ़ई और ये सब हैं उनको जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि यह आय की असमानता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है राज्य के द्वारा। अब आप एक बार अपने से इन चीज़ों को देखिए कि क्या जो बातें इनमें लिखी हैं जो है आर्टिकल 38 में, क्या ये यहाँ से प्रूफ हो रही हैं या नहीं। ये तो आपका स्टेटमेंट है, ये आपका फैक्ट है कि अर्थात जो बातें इसमें लिखी गई हैं उसको सरकार पूरा करने का प्रयास कर रहा है। हर टॉपिक, हर आर्टिकल सरकार से जुड़ा हुआ रहेगा। एक फैक्ट याद रखिएगा दिमाग में कि डीपीएसपी का मूल उद्देश्य है भारत को वेलफेयर स्टेट बनाना जो है। तो यह सब बातें, हर आर्टिकल की बातों को सरकार से क्लब करके रखिएगा। और एक बात और हम आपको बताए थे कि सरकार का आकलन करने और सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करती है डीपीएसपी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखना होगा तो जो भी योजनाएं आगे आर्टिकल में हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी आर्टिकल संबंधित, वह सब अपने व्यवहारिक जीवन में जोड़ कर देखिएगा कि क्या यह आर्टिकल इन उद्देश्यों को पूर्ति कर पा रहा है या नहीं। एक बार अगर इन डायमेंशन से आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि सारी चीज़ें एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी। कभी भी एग्जाम में अगर आ जाएगा कि आर्टिकल 38 किससे संबंधित है, आय की असमानता को कम करने से या सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने से, या बहुत अगर गया डीप में तो कह देगा कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने से संबंधित है। कहीं से भी कोई अगर बात वहाँ वो रखता है, छोटा सा छोटा पॉइंट, कोई टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, फिर भी आप क्वेश्चन को हैंडल करने में अपने आप को कैपेबल पाएंगे। ऐसा हमारी उम्मीद है और हमारी मेहनत इसी स्तर पे है कि जो चीज़ आप पढ़ें वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ें। मार्केट में कंटेंट पड़ा हुआ है बाजार में, इसलिए कंटेंट पे दिमाग पे न जाके, फैक्ट की चीज़ें न जाके, आप एक बार कंसेप्ट को समझिए और हमेशा के लिए अपने माइंड में स्टोर करिए। अगर हमारा कंटेंट आपको सही लगा हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपके माइंड में ये सब चीज़ें समझ में आ रही हो, तो हमें सपोर्ट करते हुए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जहाँ कमियाँ महसूस हो वहाँ कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं, जिससे कि हम उसमें सुधार करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।